नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। ये बात मैंने एक शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में भी की थी और बात यहां पर आती है जुडिशरी में करप्शन को लेकर। जुडिशरी में करप्शन को लेकर कई सारी बातें सामने आती हैं। कई सारे ऐसे जजेस के नाम भी सामने आए जिनका विस्तार से मैं खुलासा किसी दूसरे वीडियो के अंदर करूंगा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऐसे में कई जजेस को तो अपना पद छोड़ने के बाद जेल तक जाना पड़ा। जस्टिस शमित मुखर्जी उनमें से एक थे। लेकिन इस बार जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का फैसला हुआ है, ये केस अपने आप में खुद निराला है। यहाँ पे मन में थोड़ा गुस्सा भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोस्टेड है, उन्हें रोस्टर पर कोई ड्यूटी नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। क्योंकि होली के दिन उनके घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और होली के दिन उनके घर में जो आग लगी थी, उनके घर के स्टोर रूम से 500 के जले हुए नोटों के बंडल मिले। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जस्टिस वर्मा के घर पर मिले हुए कथित नोट के बारे में है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बहुत हल्ला मचता है। उनके घर के आसपास के इलाकों से भी 500 के नोट के जले हुए और कटे हुए और फटे हुए टुकड़े पाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जस्टिस वर्मा इन पैसों को अपना मानने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि इस कमरे के अंदर वो नहीं आते, ये कमरा जो है उनके मेन घर से अलग है, ये कमरा जो है गार्डनिंग के काम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है जब एक इन हाउस कमेटी के द्वारा, तब जस्टिस वर्मा इस मामले में गलत पाए जाते हैं और उनके महाभियोग की सिफारिश भी कर दी जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर ये जस्टिस यशवंत वर्मा यानी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं होते तब क्या होता? अगर कोई आम आदमी उनकी जगह होता तब क्या होता? अगर कोई आम आदमी उनकी जगह होता तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ केस बनाती। आपको बता दूं कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था। दरअसल होली के दिन उनके घर के अंदर जो है, उनके घर के अंदर आग लग गई। आग बाहरी इलाके में लगी, आउटर इलाके में के अंदर लगी और आग ठीक ठाक लगी थी, यानी आग इस हालत में थी कि वहां की संपत्ति का नुकसान करे। इसी कमरे के अंदर नोट पाए गए और वो अधजले नोट थे। अब जब दिल्ली की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, उनके ऑफिस के द्वारा बुलाया गया, तो दिल्ली की फायर ब्रिगेड आई और फायर ब्रिगेड के आने के बाद दिल्ली पुलिस भी आई। क्योंकि ये एक स्थापित प्रक्रिया है कि अगर फायर का कोई भी कॉल होता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन वहां पर जांच करने आती है और दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन वहां पर न केवल जांच करती है बल्कि एक रिपोर्ट और पंचनामा भी बनाती है। लेकिन चूंकि ये मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जुड़ा हुआ था और ये खुद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मेलॉर्ड थे, यानी न्यायाधीश थे, तो ऐसे में उनके घर में किसी तरह की कोई लिखत पढ़त नहीं हुई। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इन आरोपों से साफ मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो ये भी कहते हैं कि इस कमरे के अंदर मेरे परिवार से किसी का भी आना जाना नहीं था। उसके बाद एक इन हाउस कमेटी बनती है। इन हाउस कमेटी बनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी आम आदमी के घर 1 लाख से ज्यादा के नोट मिल गए होते तो वो तुरंत तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर होता। क्या क्या होता उस इंसान के साथ? सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड वाले उसे लपेट लेते, फिर दिल्ली पुलिस वाले उसको पकड़ लेते, फिर दिल्ली पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। दिल्ली पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर बताना पड़ता। अगर वो व्यवसायी होता तो उसके अंदर जीएसटी वाले भी इन्वॉल्व होते। अगर वो कोई बड़ा व्यवसायी होता तो इसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व होती। और जो नोटों के बंडल वहां पर दिखाई दे रहे हैं वो बड़ा चंक है। ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपए वहां पर पड़े हो। जो जले हुए नोट थे उनकी संख्या बड़ी भारी थी और इन जले हुए नोटों की बड़ी भारी संख्या देखकर कई जस्टिस, पुराने जो न्यायाधीश थे, रिटायर्ड न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा था कि यशवंत वर्मा के पीछे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस को कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था थी जिसके तहत उनके ऊपर एफआईआर करी जा सकती थी? कानून के जानकारों का मानना है कि अगर
पुलिस के ऊपर डर ना होता हाईकोर्ट के डंडे का, पुलिस के ऊपर डर ना होता सुप्रीम कोर्ट के डंडे का, तो ऐसे करने की भी व्यवस्था हो सकती थी या ऐसा भी किया जा सकता था। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से यह पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास गई और संजीव खन्ना ने इस पर एक इन हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया। इन हाउस कमेटी ने इसके ऊपर पूरी जांच की, लेकिन इस बीच यशवंत वर्मा के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो उनका सस्पेंशन होता है, उन्हें सिर्फ रोस्टर ड्यूटी से हटा दिया जाता है, उन्हें एक हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कहते हैं कि सड़ा हुआ सामान या सड़े हुए न्यायाधीश, माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनके ऊपर से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही हो, ऐसे जस्टिस का ट्रांसफर आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर क्यों किया जा रहा है। तो ये बात भी उठती है, ये बात भी खड़ी होती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस इसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ट्रांसफर टेक प्लेस लेता है, ट्रांसफर जो है होता है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन रोस्टर में उनकी कोई ड्यूटी नहीं डाली जाती जब तक इन हाउस कमेटी की जांच नहीं आ जाती है। इन हाउस कमेटी की जांच आती है और इन हाउस कमेटी की जांच आने के बाद उनके ऊपर महाभियोग चलाने की सिफारिश होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यह स्पेशल प्रक्रिया उनके ऊपर दी हुई है। लेकिन मेरा अब भी यह मानना है कि अगर जुडिशरी के अंदर करप्शन कम करना है तो माननीय न्यायाधीशों को ही बाहर निकलना होगा और इसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनानी होगी। हम कई बार सुनते हैं, कई बार ऐसे न्यायाधीशों के नाम भी सामने आते हैं, कई बार ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आते हैं जिनके बारे में सुनकर हमें भी आश्चर्य होता है कि क्या हमारी जुडिशरी के अंदर इतनी सड़ांध है। लेकिन यह भी एक हकीकत है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और ये सड़ांध जस्टिस यशवंत वर्मा के इस पूरे मामले से निकलती है। अब उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। इसी मसले पर 146 सांसदों की पिटीशन मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। तो जब ये पूरा मामला सामने आया था ना, तो जस्टिस एस.एन. ढींगरा मेरे साथ एक शो के अंदर बैठे थे। वही जस्टिस एस.एन. ढींगरा जिनकी ईमानदारी की मिसालें जुडिशरी के अंदर दी जाती है और देश के कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जजमेंट दिए हैं। जहाँ तक मेरी याद जाती है, जो संसद पर हमले का जो जजमेंट, जो पूरा मामला था, वो भी जस्टिस एस.एन. ढींगरा की अदालत में ही चला था और अफजल गुरु को भी फांसी की सजा उन्हीं की अदालत ने दी थी। जस्टिस एस.एन. ढींगरा का मानना था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन ये सबको पता है, लेकिन इसको हटाने की कोशिश कोई नहीं करता है। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। उन्होंने ये तक बताया था कि किस किस तरह से जजेस ने अलग अलग मामलों में उनके ऊपर आरोप लगे और एक हद तक वो आरोप साबित भी हुए, लेकिन उन पर कार्रवाई क्या हुई? वही कार्रवाई ढाक के 3 पात। मैंने कई सारे जजेस के इम्पीचमेंट देखे हैं। इम्पीचमेंट के वक्त क्या होता है? इम्पीचमेंट के आखिरी में जज रिजाइन कर देता है और उसके ऊपर जो आरोप लगे होते हैं वो तमाम आरोप रफा दफा हो जाते हैं। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग से पहले इस्तीफा देंगे या जांच कमेटी का इंतजार करेंगे। दरअसल प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया ये कहती है कि लोकसभा के अंदर 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 100 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ साथ उनकी सहमति होनी चाहिए कि अगर किसी जज को इम्पीच करना है तो इम्पीच किया जा सके।
इसी तरह राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं। लोकसभा ने अब कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। इस कमेटी में कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार हैं, इसमें मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन हैं, इसमें वरिष्ठ वकील जो कि कर्नाटका से आते हैं BV आचार्य, उनको शामिल किया गया है। कमेटी जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी, फिर इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब अगर कमेटी यहां पर यह कहती है कि नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा पर किसी भी तरह के कोई आरोप साबित नहीं होते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा यहां छूट जाएंगे। उनके घर में जले हुए नोट मिले वो अलग बात, कोई दूसरा आदमी होता क्या होता, अंदर होता, अंदर होने के साथ ईडी की इंक्वायरी होती, IT की इंक्वायरी होती, दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी होती, बाकी एजेंसियां आती, कोई व्यवसायी होता तो टैक्स से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उससे जुड़े हुए आदमी आते। लेकिन यहाँ पर चूंकि जस्टिस यशवंत वर्मा थे और कोई सरकारी अधिकारी होता तो उसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगता। लेकिन चूंकि ये जस्टिस थे, चूंकि ये सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के, तो इनको तमाम प्रिविलेजेस मिले हैं। सवाल ये है कि ऐसे प्रिविलेजेस ऐसे महानुभावों को क्यों दिए जाएं? मेरा अभी भी ये सवाल है और मेरा ये भी मानना है कि इस तरह के कैश कांड होने के बाद, और इस कैश कांड का नाम क्या दिया गया है वो भी बता दूं मैं आपको, इसे कैश एट होम का नाम दिया गया है। यानी घर में नोटों के बंडल, और घर में नोटों के बंडल मिलने के बाद क्या आम आदमी बच पाता? लेकिन ये जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, इनको कई सारे प्रिविलेजेस मिले। और उसके बाद एक इंटरनल जांच कमेटी बैठी। इंटरनल जांच कमेटी जस्टिस संजीव खन्ना ने बिठाई थी। इसमें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए तमाम न्यायाधीश लोग शामिल थे। इसने भी उनको दोषी पाया। इसके बाद भी यशवंत वर्मा के कान से जो है, कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इसके बाद जस्टिस वर्मा फिर गए, कहां गए वो? सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कह दिया अपनी पिटीशन के अंदर, ये कह दिया कि मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो नोट पाए गए हैं वो मेरे हैं ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को खारिज कर दिया और ये कहकर खारिज किया कि समिति ने जांच कमेटी की जो रिपोर्ट सौंपी है उस पर शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक कमेटी ऑलरेडी उनको इंडिक्ट कर चुकी है। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई इसके बाद होनी चाहिए थी? मेरा मानना था होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पूरे मामले पर एक प्रेसिडेंट लिखना था। अब मानिए किसी एक नेता के घर से इस तरह जले हुए नोट मिल जाते तो क्या होता? आप सोचिए कितना हल्ला मचता मीडिया के अंदर। कोई अपोजिशन पार्टी का होता तो कई सारी सरकारें आ जाती, कोई सत्ताधारी पार्टी का होता तो भी उसके ऊपर इस्तीफा देने की नौबत आ जाती। तो ये तमाम परिस्थिति हो जाती। लेकिन चूंकि वो जस्टिस यशवंत वर्मा थे, दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस थे, इसी के लिए उनको इतने सारे प्रिविलेजेस मिले। और मुझे लगता है कि ये प्रिविलेजेस मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस कमेटी ने क्या संस्तुति की? इस कमेटी ने उन्हें अपने पद से हटाने की संस्तुति की। लेकिन क्या पद से हटाना ही काफी होगा? एक आदमी के यहाँ पे अगर तथाकथित भ्रष्टाचार का पैसा मिलता है तो सिर्फ पद से हटा देने से पूरा मामला शांत हो जाएगा? अब कमेटी क्या सिफारिश करती है? पद से हटाने की सिफारिश तो हो गई है, लेकिन महाभियोग वाली कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें 2 माननीय जस्टिस शामिल हैं और एक वकील शामिल है, ये क्या फैसला लेती है इस पे भी सबकी निगाहें लगी होंगी। और ये जो फैसला लेती है उस फैसले के बाद महाभियोग तो आएगा, महाभियोग आएगा तो लोकसभा में आएगा, लोकसभा उसको पास कर देता है तो राज्यसभा में आएगा, फिर इसकी संस्तुति महामहिम राष्ट्रपति से की जाएगी और उसके बाद उनको पद से हटाने का आदेश होगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? माननीय न्यायाधीश के ऊपर आय से अधिक का, करप्शन का केस नहीं लगना चाहिए? मेरे हिसाब से लगना चाहिए। क्या कमेटी ये सिफारिश करेगी? और कमेटी के परव्यू के अंदर ये है, ये जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं है। अब मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देता हूं। एक दूसरा ग्राफिक आपको दिखाता हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या क्या आरोप हैं। 14 मार्च 2025 को हुए कैश कांड के बाद वो विवादों में घिरे थे। दिल्ली आवास के उनके स्टोर रूम में आग लगी थी। लुटियन जोन स्थित घर में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के अजले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिलने के आरोप लगे थे। जस्टिस वर्मा ने कहा था कि उनके घर या स्टोर में नकदी नहीं थी, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये जस्टिस वर्मा ने कहा था। इसके बाद 28 मार्च को जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। 12 अगस्त को संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल
शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, क्या एक आम आदमी होता तो उसको भी इसी तरह की सहूलियतें मिलती? घर में नोटों के बोरे मिलने के बाद, नोटों के अधजले बोरे मिलने के बाद, ये सवाल मैं आपके मन में छोड़े जाता हूं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े पदों पर हमारे माननीय मी लॉर्ड बैठे होते हैं, माई लॉर्ड बैठे होते हैं, उनको किस तरह के प्रिविलेजेस मिलने चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर भी एक बहस शुरू होनी चाहिए। और करप्शन के ऐसे ओपन एंड शट केसेस के अंदर कार्रवाई टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और मैं इस केस में भी यही किए जाने के पुरजोर वकालत करता हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रथम दृष्टया अभी तक यही लग रहा है कि यशवंत वर्मा इस पूरे मामले में आरोपी है। एक नहीं, दो जगह की इन्वेस्टिगेशन से साबित हो चुका है कि उनके घर में नोट मिले हैं और नोटों के बारे में उन्होंने किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब सवाल है कि किसी जज के घर के अंदर नोटों के बोरे अगर पाए जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, तथाकथित भ्रष्टाचार का तो फिर और क्या है? ये सवाल हमारे जुडिशियल सिस्टम को आपस में एक दूसरे से पूछना चाहिए। और ये भी पूछना चाहिए कि क्या समाज के अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक हम न्याय पहुंचाने में आज तक हम उस तक न्याय पहुंचाने में क्या सफल हुए हैं? ये भी एक सवाल है जो इन माननीयों को पूछा जाना चाहिए।